माना जाता है कि करीबन आज से 4.5 अरब साल पहले हमारी धरती बनी और आज ही से लगभग 3.8 अरब साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। इंसानों ने हजारों सालों से अपने पूर्वजों के निशान खोजते हुए पूरी धरती लांघ दी। हम धरती पर आखिर कहां से आए? ये सवाल खुद से पूछते हुए इंसानों ने न सिर्फ आसमान की ओर देखा बल्कि धरती और समुद्र की गहरी थाह में भी अपने पूर्वजों को खोजा। लेकिन प्रमाण के जरिए जैसे जैसे हम समय में पीछे जाते गए, हमारी हैरानी और जिज्ञासा दोनों बढ़ती गई और एक वक्त में आकर हमें मालूम हुआ कि हमारे दूर के पूर्वज अरबों साल पहले धरती की सतह पर मौजूद पानी के गर्भ और सुरक्षित पनाह में जन्मे होंगे। लेकिन क्या इस बात पर यकीन करना इतना आसान है? आज हम धरती को लाखों जीव जंतुओं के साथ साझा करते हैं। इनमें से कुछ तो हमारे करीबी हैं जो हमसे मेल खाते हैं, लेकिन कुछ इतने बेहद और अलग है, इतने अलग कि हमारी और उनकी कुदरत दूर दूर तक कहीं भी मेल नहीं खाती। लेकिन विज्ञान कहता है कि धरती पर रहने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज एक ही थे। इस बात को मानना और इस पर आंख बंद करके यकीन करना मेरे और आपके लिए शायद काफ़ी मुश्किल होगा। आज हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जहां हम हमारे पूर्वजों के निशान खोजने की कोशिश करेंगे। विज्ञान का ये सफ़र न केवल आपको सुदूर इतिहास में ले जाएगा, बल्कि हमें मौका मिलेगा उस राज को जानने का जिससे जीवन पैदा हुआ है। हम अरबों साल पहले धरती के माहौल का नज़ारा करेंगे। हम उन जहरीले जीवों को देखेंगे जिन्होंने एक समय में आकर समूचे जीवों को खत्म कर दिया था। हम सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखेंगे कि स्पेस से गिरे एक पत्थर और हमारे शरीर में एक ही जैसे तत्व कैसे मौजूद हैं। इस सफ़र में हमें कुदरत के सबसे गहरे राज जानने को मिलेगा। इस सफ़र में हम अपने जीवन का रहस्य जानेंगे। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है कुदरत के एक ऐसे नियम से जिसकी वजह से आज हम और आप यहाँ पर पहुँचे हैं। ये नियम बेहद कठोर और बेरहम है। इस नियम को हम कुदरत का चुनाव या सिलेक्शन कहते हैं। ये नियम धरती पर आदि काल से लागू है, तब से जब यहाँ जीवन की नींव रखी गई। इस नियम के तहत पैदा हुए सभी जीवों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी और जो उसके कहर से बच पाया उसे मौका मिला धरती की खूबसूरत कुदरत का आनंद उठाने का। डायनासोर के समय से भी पहले से जीवों में खुद को जिंदा रखने की जिद्दोजहद जारी है। कमज़ोर जानवरों को खूंखार जानवरों ने ख़त्म किया और खूंखारों को कुदरत के कहर ने। पर इन सब में जो भी प्रजाति अपने आसपास के माहौल से तालमेल बिठाती रही, वही वक्त में खुद के वजूद को बचाने में कामयाब रही। ऐसा नहीं है कि कुदरत के साथ तालमेल बिठाने में केवल ज़्यादा ताकत काम में आई, बल्कि जीवों की समझदारी और खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लेने की कला ने कुछ ऐसे प्रजातियों को धरती के उस कठोर माहौल से बचने की ताकत दी। जीवों का आकार, उनकी बनावट, उनका रंग और दूसरी खूबियाँ धरती पर उनके वजूद को बचाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। इस बात को कछुओं के अंडों से निकले ये नवजात बच्चे बड़ी आसानी से समझा सकते हैं। अभी अभी अंडों से बाहर निकले इन बच्चों को रेत पर चलकर शिकारियों से बचते हुए समुद्र की लहरों तक जाना है। अब इनमें से जो बच्चा कमज़ोर और सुस्त होंगे
वो शिकारियों का शिकार बनेंगे, लेकिन जो बच्चे तेज और फुर्तीले और ताकतवर होंगे वही समुद्र की लहरों को छू पाएंगे और फिर समुद्र के पानी में अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। यानी कुदरत ने कुछ खास खूबियों वाले बच्चों को चुना। हालांकि कुदरत का ये नियम बड़ा बेरहम है, लेकिन हमेशा से ऐसा होता आया है और इसी नियम के चलते धरती पर जीवों की अलग अलग तरह की प्रजातियां विकसित हो पाई है। यूं तो धरती पर जीवन अरबों साल से मौजूद है, मोटे तौर पर माना जाए तो करीबन 4 अरब साल से। लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई, ये सबसे अहम सवाल है। धरती के सबसे बड़े हिस्से में पानी की हुकूमत कायम है। समुद्र का विशालकाय साम्राज्य पूरी धरती पर फैला हुआ है और इसी के अंदर अरबों साल पहले बहुत छोटे जीवों ने जन्म लिया। आज हम समुद्र में बसने वाले ढेरों ऐसे जीवों को जानते हैं जिनकी कुदरत आपसे और हमसे हैरान करने वाली है। कांच की तरह पारदर्शी जेलीफिश से लेकर एक जहाज जितनी बड़ी मछली तक, ये सभी समुद्र की दुनिया के अजूबे हैं। आप और मैं, धरती पर रहने वाले सभी जीवों के दूर के पूर्वज कभी इसी पानी के अंदर जन्मे थे। धरती के सीने पर खड़ा विशाल समुद्र का भंडार कुदरत के लिए मानो एक अजूबा सा था, जिसके अंदर कुदरत ने जीवन से लेकर कई तरह के प्रयोग किए, जिससे बाद में आगे जाकर कॉम्प्लेक्स लाइफ का जन्म हुआ। इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है कि हमारे दूर के पूर्वजों ने कभी पानी से निकलकर धरती पर चलना शुरू किया होगा, और विज्ञान के पास ऐसा क्या सबूत है जो हमें हमारे इतिहास की कड़ी को इन पानी में रहने वाले जीवों के साथ जोड़ सके और ये साबित कर सके कि कभी हमारे पूर्वजों ने इसी पानी में जन्म लिया होगा। हमारे शरीर के कई हिस्से आज भी इन खूबियों को लिए हुए हैं जो आज से अरबों साल पहले पानी के अंदर हमारे पूर्वजों में विकसित हुए होंगे। ये मैं और आप हैं। जी हाँ, अपनी माँ के गर्भ में हमारी उम्र अभी 24 दिन की है और इसी स्टेज में हमारे सर के पास ही एक फेरिंगल पोचर मौजूद है। हैरानी की बात है कि मछली के अविकसित बच्चे में भी यही फेरिंगल पाउचर पाए जाते हैं, जो आगे चलकर मछली के गलफड़ों में बदलती है, जबकि इंसानों में ये कान और जबड़ों का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह गर्भ में 5वें या 6ठे हफ्ते में आकर इंसानी बच्चे में एक पूंछ भी पैदा होती है, जो उस समय हमारी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा बनती है। लेकिन आगे के डेवलपमेंट में ये रीढ़ के निचले हिस्से में बदल जाती है। इसके अलावा फॉसिल्स की स्टडी और डीएनए की बाकी जानकारियों से हमें ये पता लगता है हम जिंदगी के उस पेड़ की एक छोटी सी शाखा है जिसमें जीवन कई करोड़ों अलग अलग रूपों में अलग अलग दिशाओं में विकसित हुआ होगा। लेकिन इन सब की शुरुआत उस पेड़ के एक नन्हे से बीज से हुई। पर इन सब के बीच एक सवाल मन में पैदा होता है कि जीवन आगे सबसे पहले पानी के अंदर ही क्यों जन्मा। आइए इसके लिए धरती के इतिहास की एक झलक देखते हैं। आज से करीबन 3.8 अरब साल पहले। इस समय धरती का माहौल बेहद कठोर था। यहाँ ऑक्सीजन का कोई नामो निशान तक नहीं था और साथ ही एटमॉस्फेयर भी काफ़ी पतला था। सूर्य की घातक किरणों से बचने के लिए ओजोन जैसी लेयर भी इस समय पर मौजूद नहीं थी। जीवन के लिए खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे नए प्लैनेट पर बिना किसी रोक टोक के बिखरती रही। धरती का समूचा माहौल जीवन के लिए पनपने के लिए नामुमकिन सा नजर आ रहा था। समय के साथ साथ धरती पर फटते ज्वालामुखियों ने
और आसमान से बरसते उल्कापिंडों ने धरती की ऊपरी सतह को उथल पुथल कर दिया। बाकी जगहों में ऐसे भीषण हालातों के मुकाबले धरती के पानी के अंदर मौजूद कहीं सुरक्षित माहौल था और पानी के इसी महफूज पनाह में जीवन पहली बार धरती पर पनपा। हालांकि धरती पर जीवन पहली बार किस रूप में पनपा, ये अब तक रहस्य है। माना जाता है कि उस समय एक साथ मिलकर जिंदगी को पैदा करने वाले छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर मौजूद थे, जिनसे सिंगल सेल से बने जीव पैदा हुए होंगे। लेकिन धरती पर सबसे पहले पैदा हुए जीवों को समझना शायद इतना आसान नहीं होगा। इसे एक लाइन में समझना नामुमकिन है। जीवन धरती पर सबसे पहले कैसे आया, इसको समझने के लिए हमें विज्ञान के दूसरे पहलू पर भी नज़र डालनी होगी। कई सवालों पर गौर करना होगा, जैसे कि एक जिंदा प्राणी आखिर क्या है। कौन सी ज़रूरी खूबियाँ ये तय करती है कि कोई चीज़ जिंदा है या नहीं। क्योंकि धरती पर कई ऐसी चीज़ें होती है जिनकी खूबियाँ हमसे मिलती जुलती है, लेकिन वे फिर भी जिंदा नहीं है। जैसे कि बादल। बादल हमारी तरह एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हमारी तरह अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है बादल में अपने आप में कोई लाइफ नहीं है, यानी बादल हमारी तरह जीवित नहीं है। और यह सिंगल सेल और डबल सेल लाइफ क्या होती है, इनमें ऐसा क्या मौजूद है जो इन्हें जिंदा प्राणी बना देता है। लाइफ की बात की जाए तो सभी जिंदा प्राणियों को हम दो तरह की खूबियों के कारण अलग अलग कर सकते हैं। पहले वो जो सिंगल सेल से बनी है और दूसरे वो जो कई सेलों के आपस में मिलने से बनी है। हम खुद खरबों छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं। हमारे शरीर के ये सेल इतने छोटे हैं कि 10,000 सेल एक साथ एक पिन की नोक पर फिट हो सकते हैं। आसानी से समझा जाए तो कई सेल आपस में मिलकर एक छोटे टिश्यू को बनाती है। टिश्यू की परतें आपस में मिलकर हमारी बॉडी के किसी एक पार्ट को आकार देते हैं, जैसे कि दिल, फेफड़े, किडनी या स्किन। और ये सभी पार्ट आपस में मिलकर एक पूरे ढांचे को तैयार करते हैं। तो वो जिंदा प्राणी इंसान या जानवर के रूप में पहचाना जाता है। वही सिंगल सेल से बने प्राणियों में केवल एक ही सेल उनकी पहचान के लिए काफ़ी है। हालांकि ये सेल हमें बिना माइक्रोस्कोप के दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी ये अपने आप में जीवन का सबसे छोटा रूप है, यानी इन्हें हम लाइफ कह सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि ये सेल भी खुद में अपने आप में छोटे नहीं हैं, बल्कि इनके अंदर भी इनके अलग अलग हिस्से मौजूद है, जिनका काम आपस में बटा हुआ है और जिनकी साझी गतिविधियों से मिलकर बना है एक सिंगल सेल। आइए अब ये जानते हैं कि इन सेल के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपस में मिलकर एक लाइफ को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए हमारी बॉडी के एक सेल को लेते हैं। सबसे पहले आती है इसकी परतें, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल को भारी आवरण देती है, यानी कि एक झिल्ली का काम करती है। इसे हम सेल की स्किन भी कह सकते हैं। ये कोई आम झिल्ली नहीं है, बल्कि ये पोषक तत्वों को पहचान कर अंदर जाने देती है, जबकि जिन तत्वों से खतरा है उनके लिए ये रास्ता ब्लॉक कर देती है। इसके अलावा ये सेल के अंदर से वेस्ट को भी बाहर जाने देती है। इसके बाद आता है सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें बस केवल लिक्विड ही भरा हो, बल्कि इनके कुछ अंग ऐसे हैं जो ज़रूरी कामों को अंजाम देते हैं। इसके स्पेशल पार्ट कुछ खास तत्वों को बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन। और प्रोटीन का ही यूज करके ज़्यादातर सेल अपने काम को अंजाम देते हैं।
इसके कुछ ज़रूरी तरह के हिस्से खाने के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ऐसे मटेरियल में बदलते हैं जो सेल की एनर्जी और ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है। इससे बनाए गए पोषक तत्व पूरे शरीर के सेल में खास तरह की ट्यूब की मदद से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यानी हमारे शरीर में मौजूद सेल में अपना ही एक सिस्टम मौजूद है जो हमारे द्वारा खाए हुए खाने से ज़रूरी पोषक तत्वों से लेकर ग्रोथ करते रहते हैं। और आखिर में आता है न्यूक्लियस, जिसे हम सेल का ब्रेन भी कह सकते हैं। सेल के बीचों बीच ये न्यूक्लियस सेल के कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। ये सेल की ग्रोथ का देखभाल करता है। साथ ही इसका काम ये भी है कि सेल डिवाइड होकर अपने जैसी दूसरी सेल को भी जन्म दे। यानी कि सेल अपने आप में इन न्यूक्लियस के बिना जीवित नहीं रह सकता। खुद को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी चीज़ों को सेल अपने इस हिस्से के जरिए बनाता है और ये सभी अलग अलग हिस्से मिलकर एक सेल को बनाते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि सेल जो ज़िंदगी का सबसे छोटा रूप है, यानी जिसे विज्ञान जीवित मानता है, वो भी अपने अंदर ऐसे ज़रूरी हिस्सों को लिए हुए है जो इसके लिए काम करते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या सेल को छोड़कर उसमें मौजूद अलग अलग हिस्से खुद में जीवित है? क्या हम एक सेल के अंदर से न्यूक्लियस को बाहर निकाल दें तो वो अपने आप में जिंदा रह पाएगी? क्या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्म खुद को जिंदा नहीं रखते? क्या ये अकेले अपने आप में जीवित हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सेल के ये हिस्से बेशक पूरे सेल को बनाते हो, सेल अपने आप में इन सब के साथ जिंदा कहा जा सकता है, लेकिन अकेले इन हिस्सों की कोई ज़िंदगी नहीं है। ये साथ मिलकर ही एक लाइफ के रूप में पहचाने जाते हैं। लेकिन ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि साइंटिफिक तौर पर ज़िंदगी अपने आप में क्या है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम इसके गहरे रहस्यों से पर्दा उठा पाएंगे। लेकिन आइए देखते हैं हम इन छोटे सेल के छोटे पार्ट को और गहराइयों से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सेल के सभी छोटे हिस्से अपने आप में इतने छोटे नहीं हैं, बल्कि ये इनसे भी छोटे माइक्रोमोलिक्यूल से मिलकर बने हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी दूसरे हिस्से कुदरत में पाए जाने वाले दूसरे तत्वों से मिलकर बने हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिक्विड और न्यूक्लिक एसिड। तो क्या ये माइक्रोमोलिक्यूल्स ही सबसे छोटी यूनिट है? जी नहीं, इनका निर्माण भी इनसे साइज में कई गुना छोटे कणों से मिलकर बना है। उदाहरण के लिए प्रोटीन को ले लेते हैं। प्रोटीन हमारे सेल की ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्व है, लेकिन ये आखिर किससे बना? प्रोटीन को तोड़ने पर हमें सैकड़ों या हजारों की संख्या में एमिनो एसिड मिलते हैं। ये एमिनो एसिड एक खास पैटर्न में आपस में जुड़कर एक खास तरह की प्रोटीन को बनाते हैं। हैरानी की बात यह है कि 20 तरह के एमिनो एसिड आपस में मिलकर हजारों तरह के अलग अलग शेप में जुड़कर एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरह के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो क्या ये एमिनो एसिड हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है? जी नहीं, सभी तरह के माइक्रोमोलिक्यूल साइज में इनसे भी छोटे यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। जी हाँ, आपने एटम के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। एटम और इसके पार्ट प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन्हीं अलग अलग तरह के एटम से मिलने से हमारे शरीर को बनाने वाले माइक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। आइए इस चैन को एक सीधी लाइन में आसानी से समझते हैं। किसी भी जिंदा प्राणी का शरीर अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि दिल, दिमाग, फेफड़े आदि। ये सभी अंग टिश्यू की परतों से मिलकर बने हुए होते हैं और टिश्यू बने हैं छोटे छोटे सेल के मिलने से। इन सेल्स का निर्माण होता है प्रोटीन जैसे एलिमेंट से। प्रोटीन बना है एमिनो एसिड जैसे मॉलिक्यूल से
और माइक्रोमोलिक्यूल्स बने हैं अलग अलग तरह के छोटे एटम के एक साथ जुड़ने से। लाइफ का ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत पेचीदा है, जिसे हमने अभी मोटे तौर पर जान लिया। इस मुश्किल कड़ी को सुलझाने में हमें ये तो पता लग जाता है कि ज़िंदगी आखिर किन छोटे कणों से मिलकर बनी है, लेकिन इससे हमें ये पता नहीं चलता कि धरती पर जीवन सबसे पहले और आखिर कैसे पैदा हुआ होगा। क्योंकि जीवित प्राणी को पैदा करने के लिए किसी दूसरे जीवित प्राणी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला जिंदा प्राणी आखिर दुनिया में कहाँ से आया होगा? क्या साइंस आखिर ये बता सकता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस विषय में अब तक पूरी तरह से परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, लेकिन दुनिया भर में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं के समूह ने दिन रात इस रहस्य की परतों को खोलने में लगे हुए हैं और हम इन्हीं लोगों के द्वारा की जाने वाली खोजों और एक्सप्लेनेशन को जानने वाले हैं, जिनसे हमें ये समझ आ सके कि आखिर धरती पर जीवन कहाँ से आया होगा। डार्विन की थ्योरी के हिसाब से जिंदगी का ये रूप अरबों सालों पहले एक बेहद सिंपल सी फॉर्म में जन्मे किसी जीव से शुरू होकर धीरे धीरे समय के साथ जटिल होता गया। यानी शुरू में जन्मे जीवों का आकार, उनके रंग और उनके अंदर चल रही केमिकल प्रोसेस समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी जितनी आज के जीवों को लेकर के है। शुरू में उनकी खूबियाँ और उनके अंदर चल रही गतिविधियाँ काफ़ी सिंपल थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जन्म लेने वाले नए जीवों में अपने पूर्वजों की तुलना में काफ़ी बदलाव आया। उनमें नए अंग और नई खूबियाँ विकसित होने लगी। आइए इसे और आसानी से समझने के लिए हम साइंस की ऑब्जर्वेशन पर नज़र डालते हैं। कोई भी जीवित प्राणी जब अपनी संतान को जन्म देते हैं तो पैदा हुए संतानें कुछ नई खूबियों के साथ जन्म लेती है। पैदा हुए जिन बच्चों में नई खूबियाँ माहौल के हिसाब से ठीक नहीं बैठते, ऐसे बच्चों के जीने की संभावना कम हो जाती है। यानी बड़े होते होते ये बच्चे माहौल की कठोरता से हार मान जाते हैं और अपने जैसे बच्चे पैदा करने की उम्र तक मर जाते हैं। आइए इसे और आसानी से समझते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि टिड्डों का रंग हरा ही क्यों होता है? इसके पीछे एक बड़ी वजह होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि शुरू में कभी टिड्डों की प्रजातियां एक से ज़्यादा रंग की रही होंगी, लेकिन पेड़ पौधों के बीच में रहने वाले इन टिड्डों में ऐसे टिड्डों को शिकारियों से बचने में मदद मिली होगी जिनका रंग हरा था। हरे रंग के होने के कारण ये पेड़ पौधों के बीच में शिकारियों को जल्दी से नज़र नहीं आते थे और दूसरे टिड्डों के मुकाबले ये ज़्यादा सुरक्षित रही। समय के साथ दूसरे टिड्डों का शिकार बहुत तेज़ी से होता रहा और बचे रह गए हरे रंग के टिड्डे। आगे चलकर हरे रंग के टिड्डों ने अपनी संतानों को जन्म दिया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खुद को और सुरक्षित बनाने के लिए अपने अंदर बदलाव करते चले गए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ऐसे बच्चों जो अपनी कमियों की वजह से माहौल के साथ तालमेल बिठाने में सफल नहीं हो पाई, उनकी संख्या कम होती गई और वो सामान्य पैदा हुए बच्चों के मुकाबले अपनी तादाद बढ़ाने में पिछड़ गई, जिनका नतीजा हुआ कि माहौल से तालमेल बिठाने वाली खूबियों को लेकर पैदा होने वाली प्रजाति ज़्यादा संख्या में पनपती चली गई। इन जीवों की खूबियाँ आगे चलकर इतनी बदल गई कि इन्होंने एक नई प्रजाति के रूप में खुद को विकसित कर लिया और इन्हें अपने पूर्वजों से पहचानना और मुश्किल होता गया। धीरे धीरे आए इन बदलावों को जीवों का क्रमिक विकास या इवोल्यूशन कहते हैं और धरती पर अरबों सालों के विकास में जीवन अनंत रूपों में विकसित हुआ। धरती पर पाए गए जीवाश्म इसकी प्रामाणिकता को और पक्का कर देते हैं। फॉसिल्स की स्टडी की मदद से जैसे जैसे हम वक्त में पीछे जाते हैं, जीवों की कुदरत समझने में और आसानी होती जाती है और इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने ये नतीजा निकाला
कि आज से करीबन 3.5 अरब साल पहले लाइफ पौधे सिंपल सेल के रूप में जन्मे होंगे। लेकिन अब भी ये सवाल सामने आता है कि सबसे शुरू में पैदा हुआ वो सिंपल सा सेल भी कहाँ से आया होगा, क्योंकि आज हमारे सामने मौजूद सिंपल सेल बैक्टीरिया की कुदरत भी इतनी मुश्किल है कि उनका एक स्टेप में भी पनप जाना बेहद ही नामुमकिन है। यानी लाइफ के इतने सिंपल रूप को विकसित होने में कई पीढ़ियों का समय लगेगा। तो सबसे पहले पैदा होने वाले वो छोटे और सिंपल से सेल दुनिया में आखिर कहाँ से आए होंगे? इस बात का एक लॉजिक ये भी है कि सबसे पहले पैदा होने वाले ऐसे जो खुद के जैसे जीवों को जन्म दे सकते होंगे, उनका जन्म एवोल्यूशन से नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसका कारण आप जानते हैं, जीवों में इवैल्यूएशन होने के लिए उनका प्रजनन करना बेहद ही ज़रूरी है। अगर वो अपनी नस्ल को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उनमें एवोल्यूएशन नहीं होगा। इसलिए धरती पर पैदा होने वाला धरती पर सबसे पहला जीव किस रूप में जन्मा होगा, इस बात को समझने के लिए और भी दूसरे तरीके हमें जानने होंगे। एक आइडिया जिसके बेस पर वैज्ञानिक लाइफ को लेकर नई खोजें कर रहे हैं और जीवन के रहस्य को सुलझाने में कुछ हद तक कामयाब भी हो पाए हैं। ये आइडिया कहता है कि लाइफ यानी जीवन का जन्म केमिस्ट्री से हुआ है। दुनिया में हर चीज़ बहुत छोटे कणों से मिलकर बनी है, यहाँ तक कि हवा और रोशनी भी। जिस रोशनी को हम आज देख पा रहे हैं वो इतने छोटे कणों के आपस में मिलने से बनी है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। यही छोटे कण आपस में मिलकर अपने से बड़े कण यानी मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और फिर यही मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर किसी बड़े स्ट्रक्चर या जीव को आकार देते हैं। पूरी दुनिया बल्कि पूरा यूनिवर्स इसी तरह के छोटे छोटे कणों के आपस में मिलने से बना है और इनके इसी बिहेव को स्टडी करना ही केमिस्ट्री का अध्ययन कहते हैं। लेकिन यहाँ हम केमिस्ट्री के उस हिस्से की बात करेंगे जो यह कहता है कि इन्हीं छोटे कणों के आपस में मिलने से अचानक लाइफ का जन्म हुआ। जिंदगी को जन्म देने वाली केमिस्ट्री कुछ ज़रूरी बातें हमें बताती है, जिनमें सबसे अहम बात है कि जिन अलग अलग छोटे कणों या हिस्सों से मिलकर जीवन बना है उनका एक साथ एक टीम की तरह काम करना ज़रूरी है, जिसे हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी जाना था कि सेल के अलग अलग हिस्से एक साथ सेल की ग्रोथ के लिए काम करते हैं। यहाँ तक कि एक आम से दिखने वाले पौधे के सेल में भी ढेर सारी प्रोसेस चल रही होती है, जिसमें अलग अलग हिस्सों को एक साथ सेल की ग्रोथ के लिए काम करना होता है। अलग अलग प्रोसेस से खाने के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उन्हें एनर्जी में बदलना, ये कुछ ऐसे काम है जो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है। और जीवन की केमिस्ट्री में सबसे अहम चीज़ यही है, बिना मेटाबॉलिज्म के लाइफ नहीं हो सकती। सेल की ग्रोथ और उसके लिए ज़रूरी एनर्जी पैदा करने का सारा सिस्टम मेटाबॉलिज्म कहलाता है और बिना मेटाबॉलिज्म के जीवन में लगातार बने रहना नामुमकिन है। लाइफ की केमिस्ट्री एक और ज़रूरी बात हमें बताती है कि जिंदा सेल कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। जिंदा प्राणियों के शरीर को बनाने वाले कुछ अहम तत्व जैसे कि एमिनो एसिड, शुगर वगैरह, ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और अपनी कुदरत से कई ज़्यादा मुश्किल स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जैसे कि जीन, प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन वगैरह। और आगे ये चेन जारी रहती है जिससे एक लाइफ का जन्म होता है। पुराने समय में ये माना जाता था कि हमारे शरीर को बनाने वाले ये मॉलिक्यूल्स सिर्फ जिंदा प्राणियों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जीवन से जुड़ी एक और पहेली सभी को परेशान करती आई है कि कैसे जिंदा प्राणी के अंदर होने वाली सारी गतिविधियां उसे जिंदा बनाए रखती है। पुरातन वैज्ञानिकों के लिए ये पहेली अनसुलझी थी। वे इसके पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ मानते थे।
लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वोलर नाम के एक जर्मन केमिस्ट ने लैब में यूरिया का निर्माण कर दिखाया। यूरिया जो हमारे पेशाब में पाया जाता है, लेकिन जीवित प्राणी के शरीर द्वारा बनाया गया एक तत्व कैसे लैब में तैयार हो सकता है। ये बात उस समय वैज्ञानिकों के जीवन में एक नया मोड़ लेकर के आई। हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व जिनके बारे में ये माना जाता रहा कि उनका मिलना केवल जीवित प्राणियों से ही मुमकिन है। यूरिया के लैब में बन जाने से इस बात को चुनौती मिली और एक नई तरह की थ्योरी सामने आई। जीवन को बनाने और उसको चलाने के पीछे किसी रहस्यमयी ताकत का हाथ नहीं, बल्कि केमिस्ट्री का हाथ था। कुदरत में मौजूद अलग अलग तत्व आपस में मिलकर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन करते हैं जिनसे जीवन का जन्म होता है, और उसी के जैसे दूसरे केमिकल रिएक्शन पैदा हुए उस नए जीवन को सरवाइव करने के लिए जरूरी तत्व मुहैया कराते हैं, जैसे कि एनर्जी। आधुनिक जगत में लैब में कई तरह के मॉलिक्यूल्स और सेल की एक्टिविटी को बना लिया गया है, जिसने जीवन से जुड़े उस रहस्यमयी ताकत के कॉन्सेप्ट को लगभग खत्म कर दिया है और सबको सुझाया है कि कुदरत में पाए जाने वाले बेजान तत्वों ने आपस में मिलकर एक जीवित प्राणी को जन्म दिया। खोजकर्ताओं ने हाल ही में जीवन के लिए कुछ ऐसे जरूरी तत्वों को मीटोराइट्स के अंदर भी खोज निकाला है, जैसे कि एमिनो एसिड और शुगर। चट्टानों के जो छोटे टुकड़े पत्थर के रूप में स्पेस से आकर धरती पर गिरे, उनके अंदर जीवन के लिए जरूरी तत्वों का पाया जाना इस बात का सबूत है कि ऐसे खास तत्व ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं, और शायद ये अरबों साल पहले भी धरती पर मौजूद रहे होंगे। हैरानी की बात है कि कुदरत कैसे कुछ बेजान तत्वों से जो खुद में जीवित नहीं है, वो आपस में मिलकर एक कैसे जिंदा प्राणी को जन्म दे सकते हैं। विज्ञान ने इसके अलावा एक और प्रोसेस खोज निकाली है, जिनमें कुछ खास मॉलिक्यूल्स को एनर्जी के साथ छोड़ दिया गया, और कुछ समय बाद उन्हें देखने पर यह पाया गया कि वे सभी बेजान मॉलिक्यूल्स एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर अपने से बड़े और कुदरत में कई ज़्यादा पेचीदा मॉलिक्यूल्स को जन्म दे रहे हैं। समय गुजरने पर लैब में किए गए प्रयोगों ने भी साबित किया कि केमिकल रिएक्शन की एक पूरी चैन कुदरत के मिले हालातों के हिसाब से खुद ही जन्म लेती है, और जिंदा सेल की तरह उनके अंदर भी एनर्जी को जन्म देने का एक प्रोसेस तैयार होता है। इसी तरह की खोजों से वैज्ञानिकों ने कई तरह के कुदरती चमत्कार भी देखे हैं, जिसमें कुछ खास तरह के मॉलिक्यूल्स खुद ही एक साथ मिलकर सेल की मेम्ब्रेन जैसी शेप में जुड़ते हैं। कुछ तो इस तरह के स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जो दिखने में हमारे डीएनए की तरह ही लगते हैं, यानी जीवन की कठिन पहेली की कुछ कड़ियाँ हमारे हाथ लगी है। लेकिन विज्ञान ने जीवन का आखिरी राज जान लिया है, ये कहना अभी गलत होगा। इस पर अभी काम चल रहा है। जीवन धरती पर पहले आखिर किस रूप में आया होगा? क्या उनकी कुदरत आज के जीवन जैसी थी? ये कुछ सवाल विज्ञान के लिए आज भी बेहद मुश्किल पहेलियाँ हैं। ऐसे कुछ खास तरह के बेजान तत्व आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम करने लगते हैं और अपने साझे काम की बेजिंदगी को इस तरह तक ले जाते हैं कि जेनेटिक कोड जैसे बेहद जटिल सिस्टम का जन्म होता है। कुछ इसी तरह अरबों साल पहले भी हुआ होगा, जब पानी की उस सुरक्षित पनाह में बेजान मॉलिक्यूल्स के आपस में मिल जाने से अचानक एक जीवित प्राणी ने जन्म लिया होगा, और यही प्राणी धरती पर उस पेड़ का बीज साबित हुए जिसके करोड़ों अलग अलग शाखों पर जिंदगी करोड़ों सालों में खरबों पत्तों के रूप में जन्मी। हमने अब तक जाना कि कैसे सबसे पहले पानी के अंदर जीवन पनपा होगा। सबसे पहले जो सूक्ष्म जीव जो आगे चलकर धरती पर बसने वाले सभी प्राणियों के पूर्वज साबित हुए, और इन्हीं जीवों में से किसी गहरे समुद्र या झील में हमारे जटिल डीएनए बनने की पहली प्रोसेस शुरू हुई होगी। हमने समझा कि सबसे पहले धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो जीवन कई अलग अलग रूपों में धरती पर जन्मा होगा,
लेकिन एक खास तरह के जीवों ने धरती पर कुदरत के पलट देने का कारनामा कर दिखाया और धरती को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के तटों पर मौजूद सूक्ष्म जीवों के एक साथ जमा होने से बनी ये पत्थर जैसी संरचनाएं अपने आप में ये सबसे पुरानी और अनोखी है। इसे स्ट्रोमोडोलाइट्स कहा जाता है। ये साइनोबैक्टीरिया नाम के बेहद सूक्ष्म जीवों का घर है। ये बैक्टीरिया एक चिपचिपे पदार्थ को रिलीज करता है जिस पर रेत और तलछट चिपक कर पत्थर जैसी संरचना के रूप में जन्म ले लेता है। पानी में मौजूद ये पत्थर अरबों साल पुराने भी हो सकते हैं क्योंकि स्ट्रोमोडोलाइट्स धरती पर जीवन के सबसे पहले बने रूपों में से एक थे। ये पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते थे और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज करते थे और ये ऐसा अरबों सालों तक करते आ रहे हैं। धरती पर मौजूद सबसे पुराने स्ट्रोमोडोलाइट्स का समय 3.5 अरब साल का दर्ज किया गया, लेकिन शान से दिखने वाले इन पत्थरों ने कभी धरती पर स्थित सारे जीवों को लगभग विलुप्त कर दिया था। इनके समूह ने धरती के एटमॉस्फेयर में एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ी थी जिससे समुद्र में मौजूद ज़्यादातर प्राणियों का जीवन खत्म हो गया था और वो जहरीली गैस थी ऑक्सीजन। जी हाँ, आपको शायद हैरानी होगी लेकिन ये बात सच है। धरती के वातावरण में करीबन 3 अरब साल पहले ऑक्सीजन का लेवल आज के जितना नहीं था। आज जितनी ऑक्सीजन वातावरण में है उससे काफ़ी कम ऑक्सीजन उस वक्त पर मौजूद थी और धरती पर बसने वाले प्राणियों के कुदरत आज के प्राणियों से कुछ अलग थे। वे सभी ऑक्सीजन पर नहीं पलते थे। ऐसा नहीं है कि उस समय स्ट्रोमोडोलाइट्स ऑक्सीजन नहीं बना रहे थे, लेकिन उस वक्त धरती पर लोहा यानी आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी जिससे मुक्त हुई ऑक्सीजन का ज़्यादातर हिस्सा आयरन के साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड यानी लोहे की जंग में बदल रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ लोहे की मात्रा कम होने लगी, ऑक्सीजन का बड़ा हिस्सा वातावरण में प्रवेश करने लगा और धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे एक ग्लोबल क्राइसिस पैदा हो गया और उस वक्त तक ज़्यादातर जीवों के लिए ऑक्सीजन जहरीली साबित हुई। तब धरती पर मानव जीवन खत्म सा ही हो गया। लेकिन किसी भी चीज़ को पूरी तरह से खत्म करना नामुमकिन होता है और तब भी वैसा ही हुआ। धरती पर कुछ अनोखे जीव बच गए जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सरवाइव कर गई और तभी से जीवन की एक ऐसी शाख पैदा हुई जिसका आधार ऑक्सीजन बनी। धरती पर ऐसे जीवों का जन्म हुआ जो ऑक्सीजन पर जिंदा थे। ऑक्सीजन पर ही पलकर धरती के इतिहास में बेहद ही अनोखे और अद्भुत जीव पैदा हुए, जिनमें लाखों साल पुराने 2 फीट तक के कीड़े, 100 फीट लंबे डायनासोर और 90 फीट तक की व्हेल शामिल थी। अरबों साल पहले आए एक बदलाव ने धरती की कुदरत को बदल कर रख दिया था और धरती पर जीवन नए सिरे से पनपा। जीवन की जो कहानी आज हमने सुनी वो हमारे सफ़र का एक बेहद छोटा हिस्सा थी। हमसे लगातार सवाल पूछते हमारे जिज्ञासु दिमाग में अभी कई प्रश्न और बाकी है जिनके नए सफ़र हमें आगे भी तय करने हैं। सोचिए कैसा होता अगर धरती पर ऑक्सीजन की जगह किसी दूसरी गैस पर जीवन पनप रहा होता। क्या वो सभी जीव हमारे जैसे होते? और यदि जीवन बेजान चीज़ों के मिलने से बना है तो ब्रह्मांड के कहीं दूसरे कोने में वो किस रूप में होगा?